अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम अली है और मेरी उम्र 30 साल है। मैंने कुछ टाइम पहले ही आपके चैनल सब्सक्राइब किया। आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करूं जो बहुत ही खौफनाक है, जिसे मैं आज तक भी नहीं भूल सका। मेरा ताल्लुक एक मेडिकल फैमिली से है। हम 5 बहन भाई हैं। वैसे तो हमारा ताल्लुक एक गांव से है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमें अपना घर छोड़कर शहर आना पड़ा। हम किराए के मकान में रहते थे। घर में सिर्फ अब्बू और बड़ा भाई ही कमाने वाले थे, मगर फिर भी घर के हालात ठीक नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा मैं भी नौकरी करता हूँ ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो सके। उस टाइम मेरी उम्र 20 साल थी और मैंने इंटर के एग्जाम्स पास किए थे, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन काफी धक्के खाने के बाद भी मुझे कहीं कोई जॉब ना मिली। मैं कोई ऐसी जॉब करना चाहता था जिसके साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकूं और मेरे खर्चे वगैरह भी निकल जाए। मैंने उस सिलसिले में अपने बड़े भाई से बात की, तो उन्होंने अपने दोस्तों के जिम्मे लगा दिया। कुछ दिनों बाद उनके एक दोस्त की कॉल आई कि मेरी नज़र में एक जॉब है, आप अपने भाई को भेज दें। ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो फाइनली मुझे कोई नौकरी तो मिली, और मैं भाई के दोस्त के पास चला गया। इन्होंने मुझे अपने एक जानने वाले से मिलवाया जिनका हॉस्पिटल था, और इन्हें मोर्चरी की देखभाल के लिए एक गार्ड की जरूरत थी। जिन लोगों को नहीं पता, मोर्चरी का मतलब है मुर्दा खाना, जो रात को वहां पर ड्यूटी कर सके। इन्होंने मुझे बताया कि उनका हॉस्पिटल ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, और वो हॉस्पिटल भी ज्यादा नहीं चलता, बस उसकी मोर्चरी को ही इस्तेमाल किया जाता है। वो मुझे काफी अच्छी सैलरी पे कर रहे थे, तो मैंने हाँ कर दी, ये सोच कर कि मैं प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लूंगा और साथ में ये जॉब भी करता रहूंगा। तो इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे अपने पास बुलाया और वो लोग मुझे अपनी गाड़ी में उस हॉस्पिटल छोड़ने के लिए चल पड़े। उनका हॉस्पिटल शहर से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर था। भाई वो रास्ता दिन को भी काफी ज्यादा सुनसान था और मुझे 24 घंटे वहां रहकर ड्यूटी करनी थी। उसी हॉस्पिटल का एक रूम उन्होंने मुझे रहने के लिए दिया था। खैर 1.5 घंटे बाद हम लोग वहां पहुंचे। उन्होंने मुझे सारा काम वगैरह समझाया, मुझे मेरा रूम दिखाया और वापस चले गए। वहां पर एक छोटा सा किचन भी था जहां पर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। क्योंकि मैंने वहीं पर रहना था, तो खाने पीने का भी मुझे वहीं पर इंतजाम करना था। थोड़ा बहुत खाना वगैरह रखा और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। अदनान भाई, वो दिन का टाइम था, लेकिन उस हॉस्पिटल में अजीब सा अंधेरा और खामोशी थी। खैर पहले 3-4 दिन तो बिल्कुल ठीक गुजरे। मुझे रात को वहां पर डर तो लगता था, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे ये नौकरी करनी थी। दिन के टाइम लोग वहां आते जाते थे जिनकी डेड बॉडीज वहां फ्रीजर में रखी होती थी। मैं आपको थोड़ा सा उस हॉस्पिटल का नक्शा बताता चलूं। मेन गेट से एंटर होते ही थोड़ा सा खुला एरिया था जो शायद पार्किंग वगैरह के लिए बनाया गया था। वहां पर एक छोटा सा प्लॉट भी था जिसमें टेबल्स वगैरह लगे हुए थे। हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते ही दाएं तरफ रिसेप्शन था और बाएं हाथ पर सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। रिसेप्शन और सीढ़ियों के बीच एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। कॉरिडोर के लास्ट पर 2 ऑपरेशन थिएटर थे और उनके दाएं जाने भी मोर्चरी थी। अदनान भाई, मेरा वहां 5वां दिन था और मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो सर्दियों के दिन थे और उस दिन काफी ज्यादा सर्दी थी। शाम 7 बजे एक लड़की की डेड बॉडी आती जिसकी उम्र कोई 23-24 साल थी। खैर हम उसको एम्बुलेंस से उतार कर मोर्चरी में ले जाते, जबकि ड्राइवर डेड बॉडी को हॉस्पिटल छोड़ के वापस चला जाता। क्योंकि आगे की ड्यूटी मेरी थी, उसकी डेड बॉडी दीवार के साथ स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, जबकि मैं स्लाइड ट्रे को साफ कर रहा होता हूँ। क्योंकि डेड बॉडी को फ्रिज में रखने से पहले इसको प्रॉपर सफाई जरूरी होती है।
वैसे तो ये डेली बेसिस पे की जाती, लेकिन बॉडीज को रखते वक्त भी उसे साफ करना पड़ता है। तो उसी दौरान अचानक मेरी नजर स्ट्रेचर पर पड़ती। देखता हूँ कि इस डेड बॉडी का सर एक साइड पे हुआ है, और ये देखकर मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि जब इसे लाया गया था तो इसका सर बिल्कुल सीधा था। आपको पता होगा कि मोर्ची का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उस टाइम पूरे हॉस्पिटल में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था, और मैं अकेला डेड बॉडी के साथ मोर्चरी में मौजूद था। खैर, मैं डरते डरते डेड बॉडी के पास जाता हूँ और जाकर इसका सर सीधा कर देता हूँ, और ये सोचता हूँ कि शायद ऊपर लाते वक्त डेड बॉडी हिली होगी, जिसकी वजह से इसका सर साइड पर हो गया होगा। सर सीधा करते टाइम इसके मुंह से वो सफेद चादर हट जाती है। इसका आधा चेहरा जला हुआ था और सर पर भी चोट थी। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी। खैर, मैं जल्दी से वो चादर दोबारा इसके मुंह पर कर देता हूँ और जाकर दोबारा स्लाइड को साफ करने लगता हूँ। और फिर मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा है। मुझे 100% यकीन था, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ये कह रहा था कि मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखूंगा, वो डेड बॉडी मेरे सामने खड़ी होगी। अदनान, आप उस टाइम मेरे खौफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे पूरे जिस्म से जान निकल चुकी थी। मैं हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखता हूं तो डेड बॉडी वैसे ही स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी गर्दन फिर से मेरी तरफ हुई हुई थी। ये देखते साथ ही मेरा पूरा जिस्म कांपने लगता है। मैं सोचता हूं कि ये कैसे मुमकिन है। अभी 2-3 मिनट पहले ही तो मैंने इसकी गर्दन सीधी की थी। ये फिर दोबारा कैसे साइड पर हो गई? और फिर मैं खुद ही अपने दिलो दिमाग को तसल्ली देता हूं कि शायद मैंने इसका चेहरा देखने के बाद इसकी गर्दन सीधी नहीं की थी। हिम्मत करके दोबारा डेड बॉडी के पास जाता हूँ और इसे लेकर फ्रिज की स्लाइड के पास आता हूँ, क्योंकि अब मैं स्लाइड साफ कर चुका था और उस डेड बॉडी को अंदर रखना बाकी था। जब मैं टैग पर देखता हूँ तो उस लड़की का नाम आयशा होता है। बताता चलूं कि हर डेड बॉडी पर टैग लगा होता है, जिस पर इसका नाम, शनाख्ती अलामत और बाकी डिटेल्स होती हैं, ताकि बॉडी पहचानने में कोई मुश्किल ना हो। जब मैं इसे स्लाइड पर डाल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इस लड़की का बाजू, टांग भी टूटी हुई है, और वो डेड बॉडी देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट का केस है। उस टाइम मेरा दिल कह रहा था कि इस लड़की पर तशद्दुद हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जान गई है। और मैंने अपने तमाम ख्यालात को झटका, जल्दी से अपना काम किया और रूम की तरफ चला गया। मेरा रूम 2nd फ्लोर पर था। वहां पर कुछ स्टोर रूम्स भी बने हुए थे, जिनमें बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल वगैरह रखे होते थे। खैर, मैं अपने रूम में आ जाता हूँ और खाना वगैरह खाकर मोबाइल यूज करने लगता हूँ कि अचानक मुझे आवाज आती है जैसे स्टोर रूम में कुछ गिरा है। मुझे लगा शायद सामान का कोई बॉक्स वगैरह गिरा होगा, तो मैं इसे इग्नोर करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही आवाज आती है जैसे किसी ने बहुत गुस्से में कोई चीज उठाकर नीचे फेंकी हो। मैं हैरान था कि पूरे हॉस्पिटल में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये आवाजें कैसी हैं? मैं उठकर चेक करने के लिए स्टोर रूम में जाता हूँ। उसी टाइम लाइट चली जाती है, तो मैं पहले जनरेटर ऑन करने का सोचता हूँ, जो कि हॉस्पिटल की छत पर ही रखा होता है। मैं टॉर्च उठाकर जनरेटर ऑन करता हूँ, लेकिन वो ऑन नहीं होता। मैं 3 से 4 बार ट्राई करता हूँ। मैं जनरेटर के पास ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से बहुत तेजी से फुक करके गुजरा, बिल्कुल हवा की स्पीड से। मैं टॉर्च पीछे मारता हूँ, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मैं स्टोर रूम में जाता हूँ और जैसे ही दरवाजा खोलकर टॉर्च अंदर मारता हूँ तो केमिकल के बहुत सारे बॉक्सेस नीचे गिरे होते हैं और सारा सामान नीचे बिखरा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही गुस्से में
ये किया हो। मेरी समझ से बाहर था ये सब क्या हो रहा है और क्यों। मैं वो सामान बॉक्सेस में रखकर इन्हें उठाकर ऊपर रखता हूँ। मैं रूम में आकर लाइट का इंतजार करता हूँ, लेकिन 1 घंटे से ऊपर गुजर जाता है बट लाइट नहीं आती। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी देर तक लाइट चली जाए। मैं सोचता हूँ कि जाकर मेन स्विच चेक कर लूं, कहीं उसमें कोई मसला ना हो गया हो। मेन स्विच नीचे वाले फ्लोर पर रिसेप्शन के पास ही था। मुझे वहां तक जाना था। अब वहां यह था कि पूरे हॉस्पिटल की लाइट बंद होती थी, सिर्फ मोर्चरी कॉरिडोर और मेरे कमरे की लाइट जल रही होती थी। मैं सीढ़ी से नीचे आता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि इंसान की आदत होती है कि अगर लाइट ना हो तो हम चारों तरफ टॉर्च आगे पीछे करके मारते हैं। मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरकर रिसेप्शन के पास पहुंचा हूं, मैं ऐसे ही चारों तरफ टॉर्च घुमा कर देखता हूं कि अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया हूं। जब मैं कॉरिडोर में लाइट मार रहा था तो बिल्कुल लास्ट पर जहां ऑपरेशन थिएटर थे वहां मुझे साय की एक झलकी सी नजर आती है। भाई उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा वहां पर टॉर्च मार कर देखूं। आप खुद सोच कर देखें कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल में अकेले हैं और रात का 10 बजे का टाइम है और आपके साथ ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। पता नहीं इस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया। मैं मेन स्विच देखने की बजाय हिम्मत करके टॉर्च दोबारा से कॉरिडोर में मारता हूँ, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। मैं उसे भी अपना वहम समझता हूँ कि शायद मैं अकेला हूँ और डर रहा हूँ। मेन स्विच की तरफ जाता हूँ कि देखता हूँ कि वो ऑफ हुआ हुआ है। मैं जैसे ही उसे ऑन करता हूँ तो लाइट आ जाती है। मैं हैरान था कि ये खुद ब खुद कैसे ऑफ हो गया और मैं फिर से ऊपर अपने रूम में चला जाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। उस टाइम टच मोबाइल भी इतने ज्यादा आम नहीं थे। मेरे पास भी नोकिया का ही फोन था। अपने बिस्तर पर बैठकर मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे जितनी दुआएं और आयात आती थी मैं पढ़ रहा था। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और वो रात गुजर गई। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था। ऐसे लग रहा था जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आने वाली रात में मैं क्या देखने वाला हूँ। यहाँ से शुरू होते हैं असल खौफनाक वाकयात। आपको बताता चलूं कि मोर्चरी में सेंसर्स और अलार्म्स लगे होते हैं जो वहां का दर्जा हरारत कम या ज्यादा होने पर बजने लगते हैं, जिनको वहां स्टाफ के लोग और लाशों के वारिस आते जाते हैं। कुछ और भी डेड बॉडीज आई तो मैं सारा दिन उन्हीं कामों में मसरूफ रहा और दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। उस दिन काम रूटीन के मुताबिक ज्यादा था तो मैं काफी थक चुका था, लेकिन मैं रात का खाना वगैरह खाकर अपने लिए चाय बना रहा था कि अचानक मुझे लगा कोई किचन की विंडो के पास खड़ा है। किचन में तो लाइट ऑन थी लेकिन बाहर अंधेरा था। जब मैं वहां देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एक साइड से चलकर दूसरी तरफ गया है। मैं चाय डालकर कप में रखता हूँ और तेजी से बाहर निकलकर देखता हूँ तो अदान भाई वहां मुझे अजीब सी हवा और हल्की हल्की बदबू महसूस होती है। हालांकि सर्दी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वहां खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ्रीज हो जाऊंगा। मैं जैसे ही किचन में आता हूँ मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चाय का कप नीचे गिरा होता है और फर्श पर चाय की बजाय खून ही खून होता है। अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता था क्योंकि वो चीज बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थी। चाय खून में कैसे बदल सकती है। मैं 1-2 बार अपनी आंखों को मसल कर दोबारा खोलता हूँ कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और वो चीज अपना आप मुझ पर जाहिर करवा रही थी। शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले मेरे दिमाग से खेलना चाहती थी, मुझे खौफजदा करके और डराकर कमजोर करना चाहती थी। ये सब देखकर मैं आयतुल कुर्सी का वर्ड शुरू कर देता हूँ और तेजी से भागकर अपने रूम में जाता हूँ और उसे लॉक कर लेता हूँ।
लेकिन शायद ऐसी चीजों को दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ती। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैं अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जाता हूँ, लेकिन वहां भी मुझे अजीब सा भारीपन महसूस होता है। मैं मुंह पर पानी मारकर जैसे ही शीशे में देखता हूँ, उफ अदनान भाई, मेरी जान मेरे हलक में आ जाती है। मैं देखता हूँ कि आयशा की डेड बॉडी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है। वही आधा जला हुआ फेस और बहुत ही खौफनाक स्माइल। वो देखते ही मैं जोर से चीख मारता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड के बाद मैं अपनी आंखें खोलकर दोबारा शीशे में देखता हूँ तो वहां कोई नहीं होता। मैं जल्दी से आकर बेड पर बैठता हूँ, जो कि सिंगल बेड ही था, और कंबल को अपने ऊपर अच्छी तरह से लपेट लेता हूँ। मैं भी पूरी तरह से खौफ से नहीं निकला था कि एक बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, प्लीज मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। ये आवाज किसी लड़की की थी। आवाज से लग रहा था जैसे वो बहुत ही तकलीफ में। मैं उस आवाज को इग्नोर करके बैठा रहता हूँ कि वो आवाज तेज होने लगती है, फिर सिसकियों और रोने में बदल जाती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों के पास बैठकर सिसक रहा है। अदनान भाई, उस आवाज में इतनी तकलीफ थी कि ना चाहते हुए भी मुझे अपने रूम से बाहर निकलना पड़ा। पता नहीं किस ख्याल के तहत मैंने टॉर्च भी पकड़ ली। वो आवाज नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी, लेकिन किस तरफ से मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही मैं 5वीं स्टेप पर पहुंचता हूं तो वहां सीढ़ियों पर खून के छींटे होते हैं जो नीचे की तरफ जा रहे थे। वो खून बिल्कुल ताजा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी किसी का खून निकला है। मैं जैसे ही नीचे आखिरी स्टेप पर पहुंचता हूं तो वहां पर खून की एक लाइन बनी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत बुरी तरह घसीटा गया है। मैं उस लाइन को फॉलो करने लगता हूँ जो कि कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। अदनान भाई, सारे रूम्स की लाइट ऑफ थी और सिर्फ कॉरिडोर के दरमियान वाली लाइट ऑन थी। मैं जैसे जैसे कॉरिडोर में बढ़ रहा था, ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा था। हवा में अजीब सी नमी और भारीपन था। मुझे अपना कांधा और सर भारी होता महसूस हो रहा था। उनकी वो सीधी लाइन ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी और मैं खौफ से कांपता हुआ न चाहते हुए भी उसे फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी कि अल्लाह ना करे कोई हॉस्पिटल में घुस आया और कोई इस तरह का हादसा ना हो गया हो तो मुझे ही जवाब देना होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे उस चीज की मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन बज़ाहिर वहां कोई भी नहीं नजर आ रहा था। मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा तो एक दरवाजे के दरमियान से लेकर नीचे तक खून से लथपथ हाथों के निशान थे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, खौफ की वजह से मेरे हवास काम करना छोड़ रहे थे। अब मैं क्या देखता हूँ कि खून की वो लाइन मोर्चरी की तरफ जा रही है, तो मैं उस तरफ जाने लगता हूँ। मोर्चरी का दरवाजा खुला हुआ था, जो कि हमेशा बंद रहता है, बस बॉडी रिसीव करते या देते टाइम खोला जाता है। अब तो मानो बिल्कुल भी मेरे जिस्म में जान बाकी नहीं थी। मैं अभी मोर्चरी से 10 कदम के फासले पर ही था कि मोर्चरी के अलार्म बजने लगते हैं। मैं कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ता हूँ। उनके निशान आयशा के फ्रिज की तरफ जा रहे थे जहां इसकी डेड बॉडी पड़ी थी, और अलार्म की आवाज भी उसी फ्रिज से आ रही थी। ये देख और सुनकर मजीद खौफजदा हो गया। मोर्चरी के अंदर का टेम्परेचर भी हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं डरते डरते आयशा की डेड बॉडी वाले फ्रिज को खोलता हूँ तो अलार्म की आवाज खुद ही बंद हो जाती है। उसके फ्रीजर का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। हालांकि हम लोग माइनस टेम्परेचर तक ही करते हैं जब बॉडी को ज्यादा देर के लिए फ्रीज करना होता है, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर के मुताबिक 4 से 5 दिन में उस डेड बॉडी को कोई रिसीव करने आने वाला था।
जिसकी वजह से इसकी 4 सेल्सियस ही रखा था। मैं जल्दी से फ्रीजर को बंद करता हूँ और जैसे ही मेरी नजर फर्श पर पड़ती है वो खून की लकीर वहां से गायब होती है और अचानक से लाइट बंद हो जाती है और कोई बिल्कुल मेरे कान के पास आकर बोलता है, प्लीज मदद करो। उफ अदनान भाई, उस टाइम मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह जाता है। मुझे लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा और बाहर आ जाएगा। ये सुनते ही मैं दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता हूँ, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मैं अपने हाथ में मौजूद टॉर्च चलाने की कोशिश करता हूँ तो वो भी नहीं जलती और फिर बहुत ही खौफनाक हंसने की आवाज आती है। मैं फिर से टॉर्च पर हाथ मारकर उसे जलाने की कोशिश करता हूँ तो बदकिस्मती से उस दफा वो ऑन हो जाती है। बदकिस्मती से इसलिए बोला क्योंकि उसके बाद जो मंजर मैंने सामने देखा, मुझे लगा आज मेरी मौत मेरे सर पर खड़ी है और मैं आज जिंदा नहीं बच सकूंगा। मैं क्या देखता हूँ कि आयशा की डेड बॉडी वाला फ्रीजर खुला हुआ है और इसके सामने ही कोई सफेद लिबास में खड़ा हुआ है जिसका मुंह दूसरी तरफ है। मुझे बस उसके हाथ ही नजर आ रहे थे। उसके हाथ बिल्कुल ढांचे की तरह जले हुए थे, बहुत लंबे नाखून थे और उस चीज के बाल उसके पैरों से भी नीचे आ रहे थे। और फिर मैंने जैसे ही लाइट थोड़ी सी ऊपर की तो मेरी रही सही जान भी निकल गई। आयशा की डेड बॉडी बिल्कुल हवा में उस मखलूक के सामने थी और फिर वो डेड बॉडी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है और बिल्कुल उस मखलूक के मुंह के पास आकर हवा में ही रुक जाती है और फिर अचानक वो मखलूक मुड़कर मेरी तरफ देखती है। वो भी आयशा ही थी। वो मुझे देखकर बहुत ही क्रीपी स्माइल करती है। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे बीच में भूल रही थी। पता नहीं वो खौफ था कि क्या। मैं फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ तो उस बार वो खुल जाता है। मैं अपनी बेजान होती टांगों और वजूद को घसीटते हुए बाहर की तरफ भागता हूँ। अब वो डेड बॉडी और वो जो भी मखलूक थी हवा में ही मेरे पीछे आने लगती है। वो बस एक ही बात बोल रही थी, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन इस बार उसकी आवाज बहुत ही भारी और भयानक थी। मेरा रुख अब अस्पताल के मेन गेट की तरफ था। भाई उस टाइम मैं भाग तो रहा था लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कॉरिडोर बहुत ही लंबा हो गया था। मेन गेट मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं जिस तरह भी गिरते पड़ते रिसेप्शन वाले गेट पे पास पहुंचता हूँ तो एक बार फिर मुड़कर मैं पीछे देखता हूँ तो वहां कोई नहीं होता और फिर जैसे ही मैं गेट की तरफ देखता हूँ वो दोनों बिल्कुल मेरे सर पर मेरे सामने थे। अब पता नहीं वो दो थी या एक ही, लेकिन उस टाइम मुझे दो ही नजर आ रही थी और अब उस मखलूक के मुंह से खून भी टपक रहा था। बाहर जाने का सिर्फ वही रास्ता था और वो बिल्कुल उसी रास्ते में खड़ी थी। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं हिम्मत करके वहां से निकलता या खुद को मरने के लिए वहीं छोड़ देता। मैंने हिम्मत करके आंखें बंद की और जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़कर मैंने अपने चारों तरफ हिसार खींच लिया और फिर डर डर के अपनी आंखें खोली तो वो चीज वहां पर नहीं थी। मैं खुद से गेट के बाहर निकला और मेन गेट की तरफ भागा। अल्लाह के कलाम के बाद शायद मेरी माँ बाप की दुआएं थी कि मैं वहां से निकल आया, कि मेरे जूते तक हॉस्पिटल के अंदर ही कहीं रह गए थे और मैं नंगे पांव भाग रहा था। अचानक मेरा पांव किसी चीज से टकराया और मैं गिर जाता हूँ। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो दिन हो चुका था और मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। मेरा भाई और वालिदैन भी मेरे आसपास थे। मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा तो वो बताते हैं ये हॉस्पिटल से कुछ लोग जब वहां डेड बॉडीज को छोड़ने गए थे तो तुम हॉस्पिटल के गेट के पास बेहोश पड़े थे। तुम्हारे पांव काफी ज्यादा जख्मी थे और तुम्हारे सर पर भी चोट आई थी तो वो लोग तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए।
फिर जब उस हॉस्पिटल के ऑनर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो मैंने उन्हें सारा वाकया बताया। वो भी सुनकर हैरान होते हैं कि हॉस्पिटल में तो ऐसी किसी चीज के कोई आसार नहीं मिले और मोर्चरी का गेट भी वैसे ही लॉक था। मैं उनसे माजरत करता हूँ कि मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता, आप किसी और को रख लीजिए। घर आने के बाद भी मुझे बहुत डर और खौफ आता था और हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहता था। बार बार वही चेहरा ख्वाब में आकर मुझे कहता था, प्लीज मेरी मदद करो। तो हमारे एक जानने वाले आमिल साहब थे, हमने उनसे राब्ता किया और ये सारी बात इन्हें बताई। इन्होंने बताया कि जब उस लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, तो वो शैतानी मखलूक भी उसी रास्ते से गुजर रही थी जो उसकी बॉडी पर हावी हो गई थी। और फिर जब मैंने चादर हटाकर उस लड़की का चेहरा देखा था, तो वो चीज मेरे पीछे पड़ गई। इन्होंने मुझ पर पढ़ाई वगैरह की और मुझे तावीज दिया, जो आज भी मैंने पहना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं ठीक हूँ। तो अदान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी यूट्यूब फैमिली को भी अल्लाह पाक जिंदगी अता फरमाए, आमीन। अदनान भाई, मेरा नाम मलिक हमजा है और मेरी एज 20 साल है। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है, लेकिन हमारी पूरी फैमिली 12 साल से कनाडा में रिहाइश पजीर है। आपकी स्टोरी बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। आपकी स्टोरी मेरे दिल को बहुत सुकून देती है। मैं आपसे एक अपना छोटा सा वाकया शेयर करने जा रहा हूँ। हमारी फैमिली का पाकिस्तान आना जाना बहुत कम है। उस दफा हम सब पाकिस्तान एबटाबाद वाले घर में रमजान और ईद गुजारेंगे। भाई, हमारा जो एबटाबाद में घर है वो 5 कनाल पर 3 फ्लोर पर बना हुआ है। ऊपर वाले 2 फ्लोर 12 साल से बंद है और नीचे वाले फ्लोर में हमारे पुराने मुलाजिम रहते हैं। हम सब रमजान से 2 दिन पहले पाकिस्तान आ गए और हम सब ने पूरा रमजान आराम और सुकून से गुजारा। ईद वाले दिन से हमारे साथ आसेब ज़दा मामलात होना शुरू हो गए। सबको रात के वक्त किसी के चलने की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। हम सब ने उन चीजों को कुछ दिनों तक इग्नोर किया, क्योंकि मेरे अब्बू बोल रहे थे हम काफी टाइम बाद आए। शायद ये सब हमारा वहम है। जो हमारा तीसरा फ्लोर था, इस पे मामलात बहुत ज्यादा होने लग गए। हमने फिर भी इग्नोर किया और मेरे अब्बू बता रहे थे कि रात को मेरे रूम में तुम लोगों में से कौन आया था। मैंने बोला, अब्बू मैं तो नहीं आया, आप भाई या आप ही में से किसी से पूछ लें। जब मेरे अब्बू ने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अब्बू हमें नहीं पता। भाई, मैं बताता चलूं कि मेरे अब्बू के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। मेरे अब्बू से जब मेरी अम्मी जान ने पूछा कि रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी आप सबसे तफसील ले रहे हो, तो मेरे अब्बू ने बताया कि रात को मेरे रूम में कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था और मेरे रूम के अंदर कोई चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। जब मैंने पर्दे में से छुप कर देखा तो उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। और फिर मेरे अब्बू मस्जिद के मौलवी साहब से पानी दम करके लाए और मुलाजिम को बोला, घर के चारों तरफ पर पानी डाल कर आओ। मेरे अब्बू ने मुलाजिम को कुछ भी नहीं बताया। अब हमारे साथ कमरों में ये मामलात होना बंद हो गए। अब हमारे साथ घर के सहन में ये मामलात होना शुरू हो गए। एक दिन रात का वक्त था। मैंने मुलाजिम को बोला कि ऑडी की चाबी ले आए, मैंने काम से बाहर जाना। मैं ऑडी के पास खड़ा था। मुझे महसूस हुआ मुझे कोई दीवार से झांक के देख रहा है। भाई, मुझे अंदर ही अंदर आपकी स्टोरी याद आई। मैंने अपनी नजर जमीन से नहीं उठाई। इतने मुलाजिम की आवाज आती है कि ये ले चाबी। एकदम से मैं ऊपर देखता हूँ और मुलाजिम से बोलता हूँ,
वो दीवार के बाहर वाली साइड देखें कौन है। मुलाजिम बाहर जाके देखने लगा और मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। गाड़ी की चाबी अभी तक मैंने डैशबोर्ड पर नहीं रखी थी, ना ही अभी ऑन किया था। इतने में गाड़ी का इंजन खुद ब खुद ऑन हो जाता। मैंने इग्नोर किया। मैंने ड्राइव मोड पर गाड़ी की तो सीट बेल्ट का अलार्म बजने लग गया। मैंने सीट बेल्ट लगाई तो अलार्म फिर भी बज रहा था। जब मेरी नजर गाड़ी के एम स्क्रीन पर पड़ी तो वहां पर गाड़ी का सेंसर बता रहा था कि फ्रंट सीट पर दूसरी सीट वाले ने बेल्ट नहीं पहनी हुई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे उस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी गाड़ियों में इस तरह के सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे जो भी आता था आयतुल कुर्सी सूरतें मैं पढ़ने लग गया, क्योंकि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। इतने में 5 मिनट बाद गाड़ी का अलार्म बंद हो जाता है। मैं अब स्क्रीन में देखता हूँ कि अब फ्रंट सीट पर कोई नहीं है। मैं गाड़ी से भागा और सीधा अब्बू के रूम में गया। भाई, उस घर में मेरे अब्बू आलिम साहब को लेकर आए और आलिम साहब ने दम किया और मेरे अब्बू को बोला, आपको अब ऐसी चीज तंग नहीं करेगी और इस घर में आते जाते रहा करे, ताकि इस घर में कोई मखलूक अपना बसेरा ना कर पाए। इसके बाद ईद के चौथे दिन तक हमें किसी मखलूक ने तंग नहीं किया। ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।